गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। एक्सीडेंट क्लेम केस में ड्राइवर और गाड़ी मालिक की ओर से जो सवालात पूछे जाएंगे उनके जवाब किस प्रकार से दिए जाएं कि हमारी क्लेम याचिका निरस्त भी ना हो और हमें जो है कि सहदाई का जो है कि उपेक्षा का, लापरवाही का दोषी नहीं माना जाए और जो 10% या 50% की कटौती अवार्ड राशि में की जाती है वो भी ना हो। इसके लिए हमें उन सवालों के जवाब सोच समझकर और सही देना जरूरी है। किस प्रकार से सवाल दिए जाएंगे वो सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा। इससे पहले मैंने मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत जो क्लेम याचिका पेश की जाती है उसमें जो मुख्य परीक्षण होता है जिसको हम चीफ कहते हैं उसके ऊपर परसों ही वीडियो बनाया, चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। और कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो बीमा कंपनी की ओर से कुल 50 प्रश्न मैंने तैयार करके कल वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि बीमा कंपनी का भी एक ही टारगेट रहता है कि आपकी क्लेम याचिका कैसे भी निरस्त हो जाए और वो आर्थिक लायबिलिटी से बच जाए, उसे पैसा ना देना पड़े। और साथ ही ड्राइवर और गाड़ी मालिक का दोहरा इसमें दबाव रहता है, क्योंकि एक तो उनके ऊपर क्रिमिनल अफेंस रहता है 304 ए या 106 बीएनएस जो अभी हो गया वर्तमान में परिवर्तित धारा, और साथ ही भुगतान करने का भी। कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि जो है कि बीमा कंपनी को न्यायालय जो है कि छोड़ देता है और ये कहता है कि भुगतान करो और वसूलो, कि आप भुगतान करें आहत को, पीड़ित को या मृतक के परिवार वालों को, और भुगतान करें आप गाड़ी मालिक और ड्राइवर से। तो इस भारी दबाव के बीच में गाड़ी मालिक का जो जबरदस्त प्रयास रहता है उसमें जो क्वेश्चन पूछता है तो उसके सवालात हम किस प्रकार से देंगे, एक संभावित 50 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए तैयार करके लाया हूं, क्योंकि एक मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 2020 का मामला है। इसमें 10% जो है कि सह लापरवाही का दोषी मानकर हाईकोर्ट ने उनके अवार्ड राशि में कटौती कर दी थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको वापस जो है कि निरस्त कर दिया, हाईकोर्ट के फैसले को, ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को बहाल किया। तो ऐसी स्थिति 50% तक की भी कटौती हो सकती है सर, यदि आप सह लापरवाही के दोषी पाए जाते हैं तो। और ये एक चीज थोड़ी सी हमें समझने वाली बात है कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 128 128 इसके तहत दो से अधिक सवारी बिठाने पर प्रतिबंध है मोटरसाइकिल के ऊपर। यदि आपने दो से अधिक सवारी बिठाई तो आपके ऊपर 1,000 रुपए जुर्माना हो सकता है और 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम जब खुद ही गलती कर रहे हैं तो हमें क्लेम कैसे मिलेगा? तो इसका भी जवाब सर यही सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध जो है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 8 जनवरी 2020 का, इसमें बताया गया है कि यदि 3 या 4 सवारी भी मोटरसाइकिल पर बैठी हुई हैं तो महज इसी कारण से क्लेम याचिका निरस्त नहीं की जा सकती है। अच्छा, इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आया और सर्वोच्च न्यायालय के भी फैसले आए एक और, तो वो भी मैंने शामिल किए हैं, ये लेटेस्ट फैसले हैं। तो ये 2020 का ये भी लेटेस्ट जजमेंट है। तो अब मैं आपको सर आगे की जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण प्रति परीक्षण और उनके उत्तर जो मैंने डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखे हैं उसी में से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। डिजिटल ई बुक की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। आइए सर, लेट्स गो। डिजिटल ई बुक का टाइटल है और यही वीडियो का भी टाइटल है, एक्सीडेंट क्लेम कार मालिक ड्राइवर की क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे फेल करें, बाइक दुर्घटना के 50 प्रश्न। इसमें सर डिस्क्लेमर भी शुरुआत में दी गई है। मैं पहले आपको मुख्य मुद्दे की ओर लेकर चलता हूं, उसके बाद इससे परिचय भी करा दूंगा डिजिटल ई बुक से। 35 अध्याय इसमें हो चुके हैं, प्रस्तावना है इसमें, ये जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये यहाँ सर आ चुके हैं सर। इसमें मैंने शुरुआत में धारा 128 के बारे में और 194 सी के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि जो दंड का प्रावधान दिया गया है इसमें वो धारा 194 सी में दिया गया है, मोटर यान अधिनियम 1988 के। आप ध्यान रखिएगा, इसकी सरल व्याख्या मेरे द्वारा की गई है और उसके बाद यहाँ से सर फिर हमारे प्रश्न चालू होते हैं। अब मैं आपको शुरुआत में इसको 5 भागों में बांटा है। प्रश्न नंबर 1 से मैं शुरुआत करता हूँ, भाग 1 के। क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचने व ओवरलोडिंग मतलब 4 सवारी को मुख्य कारण बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रश्न 1 से 10 इसी से संबंधित हैं। किस प्रकार से किया जाएगा और कैसे बचाव किया जाएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। क्योंकि यदि हम आहत की ओर से क्लेम याचिका लगाते हैं या उसके मृतक के परिवार की ओर से, तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी भी ये चाहती है क्लेम याचिका निरस्त हो जाए, ड्राइवर और मालिक भी ये चाहते हैं कि क्लेम याचिका निरस्त हो जाए और सारी गलती जो दुर्घटना में घायल हुआ है या मृतक है उसी के ऊपर थोप दी जाए कि ये उसी की गलती और लापरवाही के कारण एक्सीडेंट हुआ और हमारी कोई गलती नहीं है। इसलिए विभिन्न एंगलों से, विभिन्न तरीकों से
और बड़ी गहराई से छिपे हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे एक आम व्यक्ति नहीं समझ पाता है। आज वही मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। उसमें प्रश्न नंबर 1 है, क्या यह सही है? अच्छा, मैं आपको बता दूं ये प्रश्न कब पूछे जाएंगे। आपने क्लेम याचिका कोर्ट में पेश कर दी, धारा 166 के तहत उसको दर्ज कर लिया गया, सूचना जारी कर दी गई। अच्छा, इसमें 3 लोगों को पक्षकार बनाया जाता है, गाड़ी मालिक, ड्राइवर और बीमा कंपनी। तीनों को नोटिस जारी हो गए, तीनों की तरफ से वकील साहब उपस्थित हो गए, जवाब भी पेश कर दिया, वाद विषय भी बन गया। उसके बाद फिर एविडेंस चालू होती है। एक एक बयान होता है, जैसे आप याचिका पेश करते हैं तो उसका मुख्य परीक्षण होता है और उसी के आधार पर उसको दर्ज किया जाता है। अब बाद में जो बयान चालू होते हैं तो उसमें जज साहब के समक्ष विटनेस बॉक्स में आपका गवाह खड़ा हुआ होता है, इधर पास में टाइपिस्ट बाबूजी बैठे हुए होते हैं और इधर पास में ही आपके बीमा कंपनी के वकील और गाड़ी मालिक और ड्राइवर के वकील भी खड़े होते हैं और आप भी वहां खड़े होते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं सर, क्योंकि जो विधि के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बिल्कुल नए न्यू एडवोकेट्स हैं, वकालत की शुरुआत की, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। वो पिक्चरों में और टीवी में जरूर देख लेते हैं, लेकिन कोर्ट की दुनिया उससे बिल्कुल हटके होती है। इसलिए मैंने आपको एक सिंपल सी जानकारी प्रदान कर दी है। अब इसमें हम देखते हैं सर, प्रश्न नंबर 1, क्या यह सही है कि मोटरसाइकिल पर 4 लोग बैठे होने के कारण पीछे बैठे यात्रियों के पैर गाड़ी के दोनों तरफ लटके हुए थे और आपस में सटे हुए बैठे थे? बड़ा ही गंभीर प्रश्न है और बारीक प्रश्न है सर। आप ध्यान रखिएगा कि जब मोटरसाइकिल पर बैठते हैं तो यदि दोनों तरफ पैर लटके हुए होंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे संतुलन बिगड़ेगा। वो पैर बाहर हैं तो पड़ोस में से निकलने वाला वाहन भी टकरा सकता है। तो गलती किसकी? आप ही की हुई ना सर। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन का जो उत्तर दिया जाएगा, जी, हम 4 लोग जरूर बैठे थे, लेकिन सभी सुरक्षित, स्थिर और सामान्य स्थिति में थे। किसी के पैर या बैठने के तरीके से गाड़ी चलाने के संतुलन में कोई अड़चन नहीं आ रही थी। मतलब गाड़ी पे वो 2 हुक लगे रहते हैं ऐसे, जिसपे पैर रखा जाता है, उसी पर हम संतुलित तरीके से बैठे थे। प्रश्न नंबर 2 है सर, जब बाइक पर 4 लोग होते हैं तो ड्राइवर की कोहनी कोहनी मतलब ये आप देख लिए, कोहनी और हाथ पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रहते। मैं यह कहता हूं कि आपके हाथ दबे हुए थे, इसलिए आप सामने से आती कार को देखकर अपनी बाइक को बाईं ओर दबा नहीं सके। बाईं मतलब उल्टे साइड, लेफ्ट साइड, गाड़ी को उधर ही दबाकर चलना चाहिए। तो ये अब आप इसको क्या समझ सकते हैं सर कि ड्राइवर की कोहनी और हाथ पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। मतलब पीछे हुए बैठे हुए व्यक्तियों से यदि हमारी कोहनी टकरा रही है, जैसे हमने हैंडल ऐसे पकड़ रखा है और ये हमारी कोहनी बिल्कुल पीछे नहीं जा रही है, क्योंकि हैंडल को हमें मोड़ने के लिए ये कोहनी पीछे गई, इस तरफ की ये कोहनी पीछे गई। जब हम ये नहीं कर पाएंगे तो उनका कहने का इंटेंशन ये है कि आप जो है कि बीच सड़क पे चल रहे थे और आपको मोड़ना था, आप इधर मोड़ नहीं पाए और आप ही की गलती और लापरवाही से, आप ही की गलती और लापरवाही से एक्सीडेंट हो गया। तो इसका उत्तर जो होगा यह बिल्कुल गलत है। मेरे हाथ और हैंडल पूरी तरह स्वतंत्र थे। मैं पहले से ही सड़क के बिल्कुल बाईं ओर पूर्ण संतुलन में चल रहा था। कार ड्राइवर ने खुद अपनी लेन छोड़ी और गलत दिशा में आकर हमारी साइड में टक्कर मारी, जिसमें मुझे बचने का कोई समय ही नहीं मिला। प्रश्न नंबर 3, ये कौन पूछ रहा है सर? ड्राइवर और गाड़ी मालिक के वकील साहब का ये क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है आपकी क्लेम याचिका को निरस्त करवाने के लिए। आपको जवाब आप सुनते जाइए ताकि आपको पता लग सके कि अच्छा, ये संभावित जवाब है सर, एक अनुभव के आधार पर तैयार किए हैं। जैसे और भी हो सकते हैं हजारों, या इससे कम भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हालात और परिस्थिति के हिसाब से वो सवाल पूछे जाते हैं और जवाब दिए जाते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या पीछे बैठी सवारियों के कारण आपका ध्यान पीछे की तरफ भटक रहा था या आप उनसे बातचीत कर रहे थे? इसका उत्तर है जी नहीं। परिवार के साथ होने के कारण मेरी जिम्मेदारी और अधिक थी, इसलिए मेरा पूरा ध्यान और नजरें सिर्फ सामने सड़क पर केंद्रित थी, डायरेक्ट सामने थी, ताकि ये पता लग सके कि हाँ गाड़ी कब आ रही है और जा रही है। मतलब मैं मेरी जगह सही था, गलती सामने वाले की थी। प्रश्न नंबर 4 है, बाइक पर 4 लोग होने से पीछे का हिस्सा भारी हो जाता है, जिससे आगे का पहिया फ्रंट व्हील हवा में हल्का हो जाता है और हैंडल का नियंत्रण कम हो जाता है। क्या ऐसा हुआ था? उत्तर है इसका जी नहीं। यह आपका काल्पनिक तर्क है। आपका काल्पनिक तर्क है। भौतिक रूप से गाड़ी पूरी तरह सड़क पर जमी हुई थी और हैंडल का नियंत्रण अत्यंत सुचारू था। प्रश्न नंबर 5, क्या दुर्घटना के तुरंत बाद आपके पीछे बैठे यात्री गाड़ी के दाहिनी तरफ मतलब सीधे हाथ की तरफ गिरे थे, जिससे सिद्ध होता है कि गाड़ी पहले से ही दाईं तरफ झुकी हुई थी? मतलब आप खुद ही गाड़ी दाईं तरफ झुका के चल रहे थे या बीच सड़क में चला रहे थे और आप जब गिरे तो इधर ही गिरे आप, मतलब गलती आपकी है। इस सवाल से यह आशय निकाला जाता है। इसका उत्तर है जी नहीं। कार की भीषण टक्कर के कारण हम सभी सड़क के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड
और पक्के और कच्चे रास्ते के बीच गिरे थे, जो यह साबित करता है कि हम अपनी सही साइड में थे। प्रश्न नंबर 6, क्या आपने जानबूझकर अपनी मोटरसाइकिल की स्वीकृत क्षमता सीटिंग कैपेसिटी का उल्लंघन किया ताकि आपको 2 फेरे न लगाना पड़े? मतलब आप एक ही बार में सवारी ले जा रहे थे और आपको 2 चक्कर न लगाना पड़े समय बचाने के लिए, ये उनका सवाल था। इसका उत्तर है जी नहीं। कोई विधिक अवहेलना की मंशा नहीं थी। आपातकालीन पारिवारिक परिस्थिति और छोटे बच्चों की सुरक्षा के कारण उन्हें साथ बिठाना पड़ा, परंतु वाहन पूरी सतर्कता के साथ चलाया जा रहा था। प्रश्न नंबर 7, जब आपने कार को अपनी तरफ आते देखा तो क्या पीछे बैठी सवारी घबरा गई थी, हिलने लगी थी, जिससे आपकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया था? इसका उत्तर है जी नहीं। कार इतनी तीव्र गति से अचानक हमारी लेन में आई कि किसी को हिलने या संभलने का 1 सेकंड का भी हिस्सा नहीं मिला। संतुलन कार की टक्कर से बिगड़ा, सोता नहीं। प्रश्न नंबर 8, क्या 4 सवारियां होने के कारण बाइक के फुट रेस्ट पर पैर रखने की जगह कम थी, जिससे यात्रियों का संतुलन अस्थिर था? मतलब उस पे दोनों तरफ एक ही रहते हैं। कई लोग जाली भी लगवा लेते हैं तो एक जाली पर रख लेते हैं। अब सपोज करें कि 4 बैठे हुए हैं तो 4 कहाँ रखेंगे, तो इसलिए उनका सवाल था। तो इसका उत्तर है, यह कहना बिल्कुल गलत है। कार चालक इतनी लापरवाही सॉरी, इसका उत्तर है जी नहीं। बच्चे बीच में सुरक्षित थे और पत्नी के पैर फुट रेस्ट पर पूरी तरह स्थिर थे। प्रश्न नंबर 9, मैं यह सुझाव देता हूं कि यदि मोटरसाइकिल पर केवल आप अकेले होते तो आप कार को आते देखकर आसानी से गाड़ी को मोड़कर खुद बचा लेते। इसका उत्तर होगा, यह कहना बिल्कुल गलत गलत है। कार चालक इतनी लापरवाही और अंधाधुंध गति से हमारी लेन में घुस आया था कि वहां मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति होता या कोई भी अन्य, वह उस टक्कर से नहीं बच सकता था। प्रश्न नंबर 10 है सर हमारा। मैं कहता हूं कि आपने अपनी लापरवाही को छिपाने और ड्राइवर को क्रिमिनल केस में फंसाने के लिए और ओवरलोडिंग के तथ्य को कम करके आंका है। इसका उत्तर है, यह बिल्कुल असत्य है। पुलिस ने मौके के साक्ष्यों के आधार पर ड्राइवर की पूर्ण लापरवाही पाते हुए उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है, न कि मेरे खिलाफ। अब इसका हम आते हैं भाग नंबर 2 पर। ये 10 प्रश्न हो गए सर। भाग नंबर 2 पे है मौका नक्शा और कार की गति आबलिक स्थिति को चुनौती देने वाले प्रश्न 11 से 20 तक हैं। प्रश्न नंबर 11, क्या आपने कार का स्पीडोमीटर मतलब उसकी स्पीड देखने के लिए जो मोटरसाइकिल पर आगे लगा रहता है उसको कहते हैं, जिसमें वो कांटा रहता है कि 60 की स्पीड आ गई, 70 की आ गई, 80 की आ गई, वो स्पीडोमीटर होता है। क्या आपने कार का स्पीडोमीटर देखा था? जब आपने स्पीडोमीटर देखा ही नहीं तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि कार बहुत तेज गति में थी? इसका उत्तर है, कार की गति का अंदाजा उसकी भयानक टक्कर के प्रभाव इंपैक्ट से लगाया जा सकता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हमारी बाइक के परचक्के उड़ गए और हम चारों कई फीट दूर जाकर गिरे। यह साबित करता है कि कार की गति अत्यंत तेज और अनियंत्रित थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका स्पीडोमीटर कहां से देखेगा, वो इधर है, वो सामने से आ रही है, तो इसका बेहतरीन जवाब इस प्रकार से दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, मैं यह सुझाव देता हूं कि दुर्घटना के समय कार रुकी हुई थी या बहुत धीमी थी, लेकिन आपकी मोटरसाइकिल की गति तेज थी और 4 सवारी के वजन के कारण ब्रेक लगाने पर आपकी गाड़ी स्किड मतलब स्लिप होकर कार से जा टकराई। इसका उत्तर है, यह कहना बिल्कुल असत्य और मनगढ़ंत है। मेरी गाड़ी की तेज गति केवल 30 या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और गाड़ी बिल्कुल नहीं फिसली थी। कार चलते हुए आई थी और उसने हमारी साइड में आकर सामने से टक्कर मारी थी, जिसकी पुष्टि पुलिस के मौका नक्शा और चार्ज शीट से भी होती है। नक्शा मौका बनाया जाता है, उसमें स्पष्ट रहता है किस जगह दुर्घटना हुई, तो वहां से पता लगता है कि ये लेफ्ट साइड ही चल रहे थे, वहीं दुर्घटना हुई, वो आपके सपोर्ट में रहता है। प्रश्न नंबर 13 है, पुलिस द्वारा बनाए गए नक्शा मौका पर आपके या किसी चश्मदीद के हस्ताक्षर घटना के तुरंत बाद नहीं कराए गए थे? उत्तर, पुलिस ने वैधानिक प्रक्रिया के तहत स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में नक्शा मौका तैयार किया है, जो वैज्ञानिक रूप से घटना स्थल पर मौजूद वाहनों की स्थिति को सही दर्शाता है। अब ये क्वेश्चन आपका पक्षकार जिस भी स्टेटस का है बौद्धिक स्तर, उस हिसाब से जवाब दे देगा। जैसे कि पुलिस द्वारा बनाए गए मौका नक्शे पर आपके या किसी चश्मदीद के हस्ताक्षर घटना के तुरंत बाद नहीं कराया गया, तो जाहिर सी बात है साहब, घटना के बाद तो अस्पताल लेके जाएंगे, हम तो अस्पताल में भर्ती थे, वहां से रिपोर्ट लिखाई गई, फिर बाद में नक्शा मौका बनाया गया। तो अब यदि वो व्यक्ति इतना गंभीर है कि हॉस्पिटल में, तो वो तो नहीं जा पाया, तो कोई ना कोई तो गया होगा, गवाह मौजूद रहते हैं उस पर, तो इस प्रकार से इसका जवाब दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 14,
मौका नक्शा के अनुसार सड़क के बीच में कोई डिवाइडर नहीं था, तो यह कैसे तय हुआ कि कौन सी साइड कार की थी और कौन सी बाइक की थी? इसका उत्तर है, बिना डिवाइडर की सड़क पर भी काल्पनिक मध्य रेखा, मतलब एक सफेद लाइन, सफेद पट्टी खींची होती है, आप रोड में देखते हैं बीच में इधर और इधर के लिए, रेखा के बाईं ओर चलना हर वाहन का विधिक कर्तव्य है। नक्शे में साफ है कि कार उस मध्य रेखा को पार करके हमारी बाई लेन से आकर टकराई, क्योंकि नक्शे मौके पे स्पष्ट है, जो घटना स्थल है वहां आप इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। प्रश्न नंबर 15, क्या दुर्घटना स्थल के पास सड़क पर कोई मोड़ था जिसके कारण कार ड्राइवर आपको देख नहीं सका? इसका उत्तर है, जी नहीं, सड़क बिल्कुल सीधी और साफ थी, दृश्यता पूर्ण थी। कार ड्राइवर ने जानबूझकर लापरवाही से गाड़ी को हमारी तरफ मोड़ा था। प्रश्न नंबर 16, क्या कार ड्राइवर ने टक्कर से पहले हॉर्न बजाकर आपको सचेत करने का प्रयास किया था? इसका उत्तर है, जी नहीं, कार चालक की ओर से कोई हॉर्न नहीं बजाया गया था, वह सीधे अंधाधुंध गति से हमारी तरफ कार लेकर आया और टक्कर मार दी। प्रश्न नंबर 17, टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क के बीच में पाए गए थे या किनारे पर? इसका उत्तर है, मोटरसाइकिल सड़क के बिल्कुल बाईं और किनारे पर कच्चे के पास क्षतिग्रस्त अवस्था में थी, जो प्रमाणित करती है कि हम अपने सही रास्ते पर थे। प्रश्न नंबर 18, मैं कहता हूं कि सड़क पर आपके वाहन के घिसटने के निशान कार की लेन की तरफ जा रहे थे, मतलब आपने ऐसा ब्रेक लगाया या आप ऐसे गिरे कि खुद ही घिसटते हुए गाड़ी से टकरा गए? इसका उत्तर है, यह बिल्कुल गलत और मनगढ़ंत है। पुलिस रिकॉर्ड और मैकेनिकल रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य नहीं है। सॉरी सर, ये इसका उत्तर है, आ, आ, मैं कहता हूं कि सड़क पर आपके वाहन के घिसटने के निशान कार की लेन की तरफ जा रहे थे, तो उसका आप बिल्कुल गलत बोल देंगे, यह कहना गलत है। और उसके बाद पुलिस रिकॉर्ड में नक्शा मौका, ये सब मैकेनिकल जांच रिपोर्ट की हमारी गाड़ी तो सही थी, और नक्शा मौके से इस बात की पुष्टि हो जाती है। प्रश्न नंबर 19, क्या यह सही है कि कार चालक ने आपको बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी को दाईं ओर मोड़ा था? उत्तर, जी नहीं, कार चालक ने हमें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि वह अपनी निर्धारित लेन छोड़कर हमारी सुरक्षित लेन में घुसा, अंधाधुंध तेज गति से लापरवाही से चला कर लाया और हमें टक्कर मार दी। प्रश्न नंबर 20, मैं सुझाव देता हूं कि पुलिस ने मौका नक्शा केवल आपके मौखिक कथनों के आधार पर एक तरफा तैयार किया। उत्तर, जी नहीं, यह कहना गलत है। पुलिस ने निष्पक्ष जांच, भौतिक साक्ष्यों और स्वतंत्र राहगीरों के बयान के आधार पर इसे तैयार किया। अब हम आते हैं भाग नंबर 3 पर, कंट्रीब्यूटरी निग्लिजेंसी और दायित्व हस्तांतरण, सिविल लाइबिलिटी का प्रयास, 21 से 30 में आएगा सर। प्रश्न नंबर 21 है, एक जिम्मेदार नागरिक और चालक होने के नाते क्या आपको पता नहीं था कि बाइक पर 4 लोगों को बैठाना खतरनाक है और इससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? इसका उत्तर होगा, संख्या नियमों के विपरीत हो सकती है, लेकिन उस समय गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित और धीमी गति से चल रही थी। दुर्घटना का कारण हमारे 4 लोग होना नहीं था, बल्कि कार ड्राइवर द्वारा लापरवाही से गाड़ी को गलत साइड में लाना था। अगर कार अपनी लेन में रहती तो यह हादसा कभी नहीं होता। मतलब उनका फोकस आपको गलत बताना होगा, आपको जवाब इस प्रकार से देना है कि गलती उनकी साबित हो। प्रश्न नंबर 22, क्या मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 के तहत बाइक पर 2 से अधिक व्यक्ति बैठाना एक दंडनीय अपराध नहीं है? अभी मैंने धारा लिख दी आपको समझाने के लिए, लेकिन सामान्य रूप से वो इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि देखो भाई, आपने तो कानून का उल्लंघन किया, इसमें तो सजा और जुर्माना है, आपने तो 3 लोगों को बैठाया, इस प्रकार से पूछा जाता है। जी, यह एक प्रशासनिक उल्लंघन हो सकता है जिसके लिए जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन यह किसी अन्य व्यक्ति को हमें अपनी कार से कुचलने या रॉन्ग साइड आकर टक्कर मारने का विधिक लाइसेंस नहीं देता। मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 2020 में यही बताया गया है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जाता है कि यह कहना गलत है। आप इतना भी कह सकते हैं, आगे बढ़ने की बात, इतना जवाब भी ना दे, सिर्फ इतना भी दे दें तो भी पर्याप्त है। प्रश्न नंबर 23, मैं कहता हूं कि 4 सवारियों के कारण ब्रेक लगाने पर लगने वाला समय बढ़ गया था जिससे दुर्घटना हुई। उत्तर, जी नहीं, गाड़ी की गति इतनी धीमी थी, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी कि ब्रेक की कार्य क्षमता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। टक्कर कार की अत्यधिक गति और गलत दिशा के कारण हुई थी। प्रश्न नंबर 24, क्या आपने इस बात को छुपाया कि बाइक का संतुलन बिगड़ने पर आपने खुद कार के बम्पर में टक्कर मार दी? उत्तर, यह बिल्कुल असत्य है। कार के भारी अग्रभाग ने हमारी मोटरसाइकिल को सीधे हिट किया था, जिससे हमारी बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। प्रश्न नंबर 25, यदि मोटरसाइकिल पर केवल निर्धारित वजन होता तो चोटों की तीव्रता बहुत कम होती। उत्तर, चोटों की तीव्रता कार की अत्यधिक गति और उसके विशाल भार के कारण थी। कार द्वारा मारी गई इतनी भीषण टक्कर में वजन का कोई संबंध नहीं था। प्रश्न नंबर 26,
क्या दुर्घटना के समय आपने हेलमेट पहना हुआ था? उत्तर, जी हाँ, मैंने हेलमेट पहना हुआ था। प्रश्न नंबर 27, क्या पीछे बैठी सवारियों ने भी हेलमेट पहना था? अगर नहीं तो क्या वे खुद अपनी चोटों के लिए जिम्मेदार नहीं है? उत्तर, हेलमेट ना पहनना एक सुरक्षा उपकरण की कमी हो सकती है, लेकिन इससे सामने वाले कार ड्राइवर द्वारा रॉन्ग साइड आकर गाड़ी ठोकने की मूल लापरवाही समाप्त नहीं हो जाती। अब आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि साहब हमने हेलमेट नहीं भी पहना था, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो जो है कि रॉन्ग साइड आके और हमें टक्कर मार दे। हम तो हमारी दिशा में लेफ्ट साइड धीमी गति से जा रहे थे और बड़ी सावधानी से मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन टक्कर तो इन्होंने ही मारी है, तो गलती तो इनकी है। हेलमेट पहनना ना पहनना, ड्राइविंग लाइसेंस होना ना होना ना होना, इसमें कोई मुद्दे वाली बात थोड़ी रह जाती है। एक सामान्य सा प्रश्न है, ये हालात और परिस्थिति, ये एक आर्ट है सर, प्रतिपरीक्षण एक कला है, जो हमें मौके और हालात के हिसाब से हमें इसके जवाब देना पड़ते हैं। ये संभावित जवाब मैंने तैयार जरूर किए हैं, लेकिन यही ऐसा नहीं कि यही सब कुछ है। हालात और परिस्थिति के हिसाब से आपको भी अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अब आगे देखते हैं, 27 नंबर है, 28वां नंबर है हमारा। मैं सुझाव देता हूं कि यह मामला सहमति से जोखिम उठाने का है, जहां आपने खुद खतरे को जानते हुए 4 लोग बैठाए थे। इसका उत्तर है, यह कहना गलत है। मैंने कार चालक द्वारा गलत दिशा में आकर टक्कर मारे जाने के जोखिम की सहमति कभी नहीं दी थी। प्रश्न 29, क्या मोटरसाइकिल का बीमा ओवरलोडिंग के कारण रद्द होने योग्य नहीं है? उत्तर, यह बीमा कंपनी और मेरे बीच का संविदात्मक विषय है, लेकिन इससे दुर्घटना के मुख्य कारक यानी कार ड्राइवर का आपराधिक और सिविल दायित्व खत्म नहीं होता। गवाह सामान्य रूप से, ये एज एडवोकेट के नाते भी मैंने इसमें बहुत सी बातें लिखी हैं ताकि उनको आगे तक की स्थिति स्पष्ट हो जाए, लेकिन गवाह अगर चाहे तो यह कहना गलत है, इतना भी कह सकता है, और ये उन्हीं की गलती से हुई है साहब, हमारी कोई गलती नहीं थी। एक सिंपल सा जवाब है जो हमें याद होना चाहिए हर प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 30, मैं कहता हूं कि आप अपनी खुद की गंभीर गलतियों का दोष कार मालिक और ड्राइवर पर मनगढ़ंत अनुचित लाभ लेना चाहते हैं। उत्तर, यह सरासर गलत है। हम पीड़ित हैं और कार ड्राइवर की घोर लापरवाही के कारण आई शारीरिक व आर्थिक तबाही का न्याय संगत मुआवजा कानून के तहत हम मांग रहे हैं। अब भाग नंबर 4 आ जाता है सर हमारा। इसमें 31 से 40 प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। ड्राइविंग सक्षमता, मैकेनिकल फिटनेस और क्रिमिनल चार्जशीट पर। प्रश्न नंबर 31 है, क्या दुर्घटना के दिन आपकी मोटरसाइकिल का मैकेनिकल निरीक्षण हुआ था और क्या उसके ब्रेक और टायर पूरी तरह सही पाए गए थे? इसका उत्तर है, जी हाँ। पुलिस जांच के दौरान मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमवीआई द्वारा बकायदा मैकेनिकल निरीक्षण किया गया था। रिपोर्ट गवाही में संलग्न है, जो प्रमाणित करती है कि दुर्घटना से पूर्व वाहन यांत्रिक रूप से पूरी तरह दुरुस्त था। प्रश्न नंबर 32, पुलिस की चार्जशीट अंतिम सत्य नहीं होती। क्या आपको पता है कि कोर्ट ड्राइवर को बरी भी कर सकती है? इसका उत्तर है, चार्जशीट पुलिस द्वारा गहन वैज्ञानिक और विधिक जांच के बाद तैयार की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया कार ड्राइवर को ही दोषी पाया गया है। क्रिमिनल कोर्ट का परिणाम इस क्लेम ट्रिब्यूनल के स्वतंत्र मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करता। इसमें वकील साहब को समझाने के लिए मैंने सर डिटेल से लिखा हुआ है कि यदि आप एक एडवोकेट हैं तो आप इस बात को आसानी से समझ जाएंगे कि आपको गवाह को किस प्रकार से समझाना है। इसका उत्तर आप इसमें शॉर्ट रूप में भी निकाल सकते हैं कि यह कहना गलत है, उन्होंने जानबूझकर लापरवाही से जो है कि लापरवाही पूर्वक टक्कर मारी है और इसमें उनको सजा भी होगी, हमें पूर्ण विश्वास है, और इससे हमारी क्लेम याचिका, उनसे मुआवजा राशि हमें ज्यादा से ज्यादा हमें दिलवाई जाए। प्रश्न नंबर 33 है, क्या आपके पास 2 पहिया वाहन चलाने का कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है? उत्तर, मेरे पास परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है, जो इस बात का पूर्ण विधिक प्रमाण है कि मैं वाहन चलाने में पूरी तरह सक्षम और प्रशिक्षित हूँ। कई बार नहीं भी होता है तो भी आप यही कहना है कि नहीं साहब, मैं 30 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, 15 साल से चला रहा हूँ, मुझे पूरी तरीके से गाड़ी चलाना याद है और मैं लेफ्ट साइड धीमी गति से जा रहा था, इसी के द्वारा अत्यधिक तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मुझे टक्कर मारी गई। अगर ना भी हो तो भी आपको इसी प्रकार का जवाब देना है सर। प्रश्न नंबर 34, दुर्घटना के समय क्या सड़क पर पर्याप्त रोशनी थी? यदि नहीं तो क्या आप बिना हेडलाइट के चल रहे थे? उत्तर, घटना के दिन उजाले की पर्याप्त रोशनी थी, दृश्य बिल्कुल साफ था, हेडलाइट का कोई विवाद नहीं है। प्रश्न नंबर 35, मैं कहता हूं कि मोटरसाइकिल का फ्रंट सस्पेंशन, जिसको फ्रंट फोर को भी कहते हैं, पहले से ही खराब था, जिससे गाड़ी एक तरफ भाग रही थी। इसका उत्तर है, यह कहना बिल्कुल असत्य है। एमवीआई की रिपोर्ट में टक्कर से पहले गाड़ी में किसी भी तरह की तकनीकी खराबी होने की बात को पूरी तरह खारिज किया गया है। प्रश्न नंबर 36, क्या आपने कार ड्राइवर को घटनास्थल पर शराब के नशे में देखा था? यदि नहीं तो आप इसे लापरवाह कैसे कह रहे हैं? उत्तर, किसी का लापरवाह होना सिर्फ शराब पीने पर निर्भर नहीं करता। अपनी निर्धारित लेन छोड़कर गलत दिशा में अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाना,
अपने आप में लापरवाही घटना लापरवाही है और घटना खुद बोलती है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अब यहाँ पर आपको एक बात ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये तो सामने वाले वकील साहब ने पूछ लिया कि शराब पीने पर ये क्या शराब के नशे में देखा था। अब यदि गवाह थोड़ा सा भी सचेत नहीं है और वो कह देता है कि हाँ साहब वो तो शराब के नशे में था, ताकि और गंभीर मामला हो जाए। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो जाएगी कि एफआईआर में शराब के नशे की कोई एंट्री नहीं है, शराब के नशे की कोई बात उसमें शामिल नहीं है, जांच रिपोर्ट शामिल नहीं है। तो यहाँ पर सर केस कमजोर हो जाता है। इसमें इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि साक्षी झूठ बोल रहा है, फिर ये माना जाता है। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, क्या पुलिस ने कार ड्राइवर का मेडिकल परीक्षण कराया था या पुलिस की व्यवस्था। मुझे नहीं मालूम सर इसमें कि पुलिस ने कराया कि नहीं, छोटा सा प्रश्न है, लेकिन एज ए एडवोकेट के लिए आप समझ लें यह पुलिस की विवेचना का हिस्सा है। मुख्य तथ्य यह है कि ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में कोर्ट में केस लंबित है। प्रश्न नंबर 38, क्या आपने एफआईआर दर्ज कराने में कई घंटों की देरी की ताकि कहानी को मनगढ़ंत रूप दिया जा सके। उत्तर जी नहीं। दुर्घटना के तुरंत बाद प्राथमिकता घायलों का जीवन बचाने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की थी। पुलिस को सूचना अस्पताल के माध्यम से तुरंत मिल गई थी, इसलिए देरी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्न नंबर 39 मैं सुझाव देता हूं कि कार ड्राइवर ने दुर्घटना को टालने के लिए जोर से ब्रेक लगाया था जिसके निशान सड़क पर थे। इसका उत्तर है यदि कार ड्राइवर ने ब्रेक लगाया होता तो टक्कर इतनी भीषण नहीं होती, बाइक के परछक्के उड़ जाते, कार बिना किसी नियंत्रण के सीधे हमसे टकराई थी। ये इसका जवाब है। प्रश्न नंबर 40 है सर, मैं कहता हूं कि आप कार मालिक से केवल इसलिए मुआवजा वसूलना चाहते हैं क्योंकि कार एक बड़ा वाहन है और उसका बीमा है। उसका उत्तर है जी नहीं। हम मुआवजा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि कार ड्राइवर के कृत्य से हमें अपूर्णीय शारीरिक और आर्थिक क्षति हुई है। न्याय का सिद्धांत कहता है कि गलती करने वाले को क्षतिपूर्ति करनी होगी। इसमें आप अपने गवाह को सिंपल शब्दों में भी बता सकते हैं, शब्द का चयन आप कर लें उसकी बौद्धिक स्थिति के हिसाब से। भाग नंबर 5 पे आते हैं हम, चोटों का वास्तविक स्वरूप, डिसेबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी से बचाव का खंडन 41 से 50। प्रश्न नंबर 41 है, आप जो स्थायी विकलांगता परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कोर्ट के समक्ष पेश कर रहे हैं वह डॉक्टरों से 60 गांठ करके बड़ा चढ़ाकर बनवाई गई है। इसका उत्तर है यह आक्षेप पूरी तरह गलत और निराधार है। यह प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा बाकायदा शारीरिक परीक्षण और एक्सरे रिपोर्ट के वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद जारी किया गया है। अब इसको आप जो है कि सिंपल रूप से भी कह सकते हैं, ये एज ए एडवोकेट समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि ये साहब ये गलत बात है, ये कहना गलत है। हमने डॉक्टर साहब को चेक कराया था, उन्होंने चेक करा था और सही प्रमाण पत्र हमें दिया है, आपका कहना गलत है। प्रश्न नंबर 42 है, क्या ये सही है कि आपके पैर का फ्रैक्चर अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और आप बिना किसी सहारे के चल सकते हैं। उत्तर, हड्डी भले ही जुड़ गई हो लेकिन मांसपेशियों की क्षति और इम्प्लाइमेंट सेल्यूलाइड लोहे के राट के कारण पैर का मूवमेंट सामान्य नहीं है। मैं अब पहले की तरह वजन नहीं उठा पाता और नहीं लगातार बैठ या खड़ा हो पाता हूं। प्रश्न नंबर 43 आपके मेडिकल बिलों में कई दवाइयां ऐसी हैं जो इस दुर्घटना की चोटों से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर है सभी दवाइयां अस्पताल के अधिकृत डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी गई थी जो सीधे तौर पर चोटों के इलाज, दर्द निवारण और संक्रमण को रोकने के लिए थी। प्रश्न नंबर 44 दुर्घटना से पहले आपकी कोई निश्चित नौकरी नहीं थी इसलिए आपकी आय का दावा पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उत्तर है मैं कुशल कामगार या व्यवसायी हूं, भले ही मेरी आय का कोई तय सैलरी स्लिप ढांचा ना हो लेकिन न्यूनतम मजदूरी दरों और मेरे काम की प्रकृति के अनुसार मेरा आय का दावा पूरी तरह वास्तविक और विधिक रूप से स्वीकार है। अब जो भी हो, अगर आप नहीं भी पेश कर पाए, यदि आपकी सैलरी ज्यादा है तो आप सैलरी स्लिप पेश कर दें तो उसके अनुसार बढ़ा हुआ क्लेम मिलेगा, नहीं है तो फिर न्यूनतम जो दर है न्यायालय खुद तय करके उस हिसाब से आपको क्लेम राशि देगा। 45 है, जब आपकी आय पर कोई असर नहीं पड़ा है तो आप भविष्य की हानि का दावा कैसे कर सकते हैं। इसका उत्तर है विकलांगता के कारण मेरे कार्य करने की शारीरिक क्षमता हमेशा के लिए कम हो गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ये सर्वोच्च वकील साहब आपको समझाने के एज एडवोकेट समझाने के लिए मैंने शब्द लिखे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांतों के अनुसार शारीरिक अक्षमता सीधे तौर पर भविष्य की आय अर्जन क्षमता को स्थायी रूप से चोट पहुंचाती है। अब ये गवाह नहीं कहेगा, मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, लेकिन एजा समझाने के लिए मैंने इसको लिख दिया है। वो गवाह तो इतना भी कह देगा कि ये कहना गलत है और मैं पूर्णतः जो है कि विकलांग हो गया हूँ और ना तो मैं अपने कारोबार को कर पाता हूँ ना नौकरी कर पाता हूँ, मेरी आमदनी पूरी खत्म हो गई है और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और उसका कारण इन्हीं के द्वारा अत्यधिक तेज गति से वाहन को चलाकर टक्कर मारने के कारण हुआ। इस प्रकार से आप दे दें, वो मैंने लिख दिया है। ये मैंने एज ए एडवोकेट समझाने के लिए लिखा है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय
जो मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 2020 का फैसला, उसमें यही सिद्धांत बताए गए थे खास तौर से। प्रश्न नंबर 46 है, क्या अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट से इलाज कराया? यदि नहीं तो आपकी चोटें गंभीर नहीं थी, ऐसा उनका कहना है। इसका उत्तर है यह कहना गलत है। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार घर पर ही व्यायाम और दवाइयां जारी रखी गई। आर्थिक तंगी के कारण महंगे फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर जाना संभव नहीं था, लेकिन इससे चोट की गंभीरता कम नहीं हो जाती। मैं आज भी चल फिर नहीं पा रहा हूँ, पहले की तरह काम नहीं कर पा रहा हूँ और उम्र भर नहीं कर पाऊंगा, इस प्रकार के उसमें बयान आपको बताना। 47 में, मैं कहता हूं कि आपके परिवार के अन्य सदस्यों को बहुत मामूली चोटें आई थी जिसके लिए कोई मुआवजा नहीं बनता। उत्तर है, चोटें चाहे मामूली हो, गंभीर शारीरिक पीड़ा और मानसिक प्रताड़ना पूरे परिवार को झेलनी पड़ी है। कानूनन प्रत्येक घायल व्यक्ति मुआवजे का हकदार है। और ये तो एक सिंपल जवाब हो गया, लेकिन गंभीर चोट जो है उसको गंभीर चोट के बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 48, क्या दुर्घटना के बाद कार मालिक ने मानवीय आधार पर आपकी कोई मदद की थी? जी नहीं। कार मालिक या ड्राइवर ने अस्पताल आकर सुध लेना तो दूर, कोर्ट में भी अपनी गलती मानने के बजाय हमें ही झूठा साबित करने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 49, मैं सुझाव देता हूं कि कार ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह वैध था, इसलिए यदि कोई लाइबिलिटी बनती है तो वह केवल बीमा कंपनी के ड्राइवर या मालिक की नहीं बनती है। इसका उत्तर है, लाइसेंस वैध होना मालिक ड्राइवर को अपराधी को प्राथमिक सिविल दायित्व से मुक्त नहीं करता। ये शब्द एज एडवोकेट को समझाने के लिए लिखे हैं सर, विधिक छात्रों को और एडवोकेट को। गवाह यदि ग्रामीण है तो आप उसको ग्रामीण भाषा में बता दें, सिंपल। पढ़े लिखे हैं अगर तो उनको पढ़े लिखे है तो उनको सरल भाषा में आप समझा दें कि इसका ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह वैध है। मालिक आप ये बीमा कंपनी केवल उनकी क्षतिपूर्ति करती है। यदि बीमा शर्तों का कोई उल्लंघन पाया गया तो भुगतान का अंतिम दायित्व मालिक पर ही आएगा। मतलब इसमें जो है उन्होंने सुझाव दिया प्रश्न करके कि कार कार ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह वैध था, इसलिए यदि कोई लाइबिलिटी बनती है तो केवल बीमा कंपनी की है, ड्राइवर मालिक की नहीं है। ये उनका कहना है। तो अपना आपका जवाब ये होगा कि साहब ड्राइवर की गलती से ही तो एक्सीडेंट हुआ। अगर ड्राइवर गलती नहीं करता तो आज हमारी हालत नहीं होती, हम ये विकलांग नहीं होते, ये हमारा साथी मर गया ये नहीं मरता। इस प्रकार से आपको उनकी लापरवाही इसमें बताना है। प्रश्न नंबर 50 और अंतिम प्रश्न है सर ये, मैं कहता हूं कि कार ड्राइवर पूरी तरह निर्दोष है और आपकी यह याचिका पूरी तरह खारिज की जाना चाहिए। उत्तर यह कहना बिल्कुल गलत और अन्यायपूर्ण है। कार ड्राइवर की घोर और आपराधिक लापरवाही पूरी तरह स्थापित है और हमारी याचिका कानून पूरी तरह स्वीकार किए जाने योग्य है। अब इसका सिंपल भी जवाब हो सकता है कि यह कहना गलत है, मतलब हमें मुआवजा दिलाया जाए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं, जैसे हेड एंड कोलिजन में गलत दिशा का अकाट्य सिद्धांत। इसमें ये आर्गुमेंट के समय की बातें हैं कि विपक्षी वकील पूरा जोर इस बात पर है कि बाइक पर 4 सवारियां थीं, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह मामला सामने से टक्कर का है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत मौका नक्शा यह चीख चीख कर कह रहा है कि कार अपनी लेन को छोड़कर सड़क की दूसरी तरफ जाकर बाइक से टकराई। धारा 52 भी है सर इसमें। मोहम्मद सिद्दीक के जजमेंट के बारे में भी मैंने इसमें लिख दिया है। आपराधिक आरोप का विधिक प्रभाव, वो पॉइंट भी सर इसमें शामिल कर लिया। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, मैंने लिख दिया है। आगे के अध्यायों में इसकी डिटेल व्याख्या भी दी गई है। ये मोहम्मद सिद्दीक बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी 2020 का है ये। उसके बाद ये जस्ट इसी को आधार बनाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया था और इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 9 में मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के जजमेंट का हवाला भी दिया गया। उसी के हवाले से फैसला दिया गया। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम संजय कुमार और अन्य, दिनांक 14 अक्टूबर 2025 का है सर, और भी लेटेस्ट जजमेंट है। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने और दिया था एक जजमेंट, जो इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 6 में मोहम्मद सिद्दीक वाले जजमेंट का हवाला दिया गया था, मतलब उसी के हवाले से जजमेंट दिया गया था। अंजना नारायण कामले बनाम शाखा प्रबंधक रिलायंस जनरल, दिनांक 4 अगस्त 2022 का सर ये फैसला है। ये फैसले भी सर मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं और ये मोहम्मद सिद्दीक का पूरा फैसला सर इसमें शामिल है। पूरी ये हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने येलो कलर से और रेड कलर से, ताकि आपको पढ़ने में आसानी से दिख जाए। मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ ये पूरा जजमेंट है। इसकी सरल व्याख्या भी इसमें मेरे द्वारा दे दी गई है। ये यहाँ से इसकी सर सरल व्याख्या चालू हुई है इस जजमेंट की। और उसके बाद फिर यहाँ से कुछ एक प्रश्न भी शामिल किए हैं सर मैंने इसमें, कि यदि मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार होकर जा रहे हैं और उनको सामने से तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर कार ने टक्कर मार दी, तब उपरोक्त जजमेंट का लाभ किस किस प्रकार से लिया जा सकता है, उसकी भी व्याख्या मैंने इसमें की है। अच्छा, कार टक्कर चाहे सामने से मारे या पीछे से मारे, साइड से मारे, गलती उन्हीं की मानी जाएगी क्योंकि उन्होंने अत्यधिक तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाकर आपको टक्कर मारी। आपको इसी प्रकार को ध्यान रखना है। उसकी भी डिटेल जानकारी सर मैंने इसमें लिख दी है पूरी, जो आपको अभी मैंने जानकारी दी थी। और ये सब कुछ डिजिटल ई बुक में है
और यहाँ पे जो है कि न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में आवेदक गण लिखित बहस भी है सर इसमें। लिखित बहस भी मैंने शामिल कर दी है। कोर्ट में बहस प्रस्तुत करने के लिए आपके विधिक नोट्स भी मैंने इसमें लिख दिए हैं। ये सब एक अपॉर्चुनिटी, पूरी जानकारी इसमें मैंने लिख दी है सर। ये सब आप देख रहे हैं, स्क्रॉल करके मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। ये सारी जानकारियां इसमें लिख दी गई, चार्ट भी। यहाँ से सर फिर अध्याय 1 चालू होता है। तो ये इस प्रकार से सर आज के वीडियो से रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है। अब मैं इसके थोड़ा सा अध्यायों से आपको परिचित करा देता हूँ। इसमें तकरीबन तकरीबन सर मैं आपको बता दूं, समथिंग समथिंग 600 के करीब इसमें प्रश्न हो चुके हैं। और डिस्क्लेमर भी एक पीडीएफ है, इसको आप किसी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। आप हम इसको देख लें, समझ लें। इसमें जो साइटेशन दी गई हैं तो उसकी असल बुक में से उसकी कॉपी निकाल कर आप कोर्ट में पेश करें। कानून जो है वो बुक में से आप देख लें। ये गाइडलाइन, मार्गदर्शन एक एजुकेशन पर्पज से मेरे द्वारा तैयार की जाती है। ये पूरी जो बुक है, ये एक मिनट सर, ये स्क्रॉल करके मैं ले जा रहा हूँ। गाड़ी मालिक और ड्राइवर के वकील द्वारा प्रति परीक्षण, ये अध्याय ये आ चुके हैं सर हमारे अध्याय। ये 1 से 16 तक जो अध्याय है सर, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें एक लगाए 217 धाराएं टोटल इस अधिनियम में, और संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। और उस उनकी संपूर्ण जानकारी भी मैंने सरल उदाहरणों के साथ इसमें दी है। और 16वें अध्याय से सर मैंने वीडियो बनाना चालू किए हैं। जिस टाइटल से अध्याय का नाम है उसी टाइटल से यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, और उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिजिटल ई बुक भी मिल जाएगी। आप वहां से उसको खरीद सकते हैं। मैं आपको अध्याय पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके कि मोटर व्हीकल एक्ट पे मैं अभी तक कौन कौन से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 16वां अध्याय है। धारा 1 क्या कहती है, जानिए कानून आप पर कहाँ लागू होता है। अध्याय 17 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के क्या उद्देश्य हैं। 18वां है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या कहता है। 19वां है, ओला, उबेर और दिव्यांगों की गाड़ियों के क्या है नियम। जानिए एमवी एक्ट सेक्शन 2 की 3 बड़ी परिभाषाएं। अध्याय नंबर 20 में गाड़ी की आरसी, एक्सेल वेट और आर्टिकुलेटेड व्हीकल क्या है। जानिए एमवी एक्ट की 4 बड़ी परिभाषाएं। अध्याय नंबर 21 है, इन कागजों के बिना एक्सीडेंट क्लेम नहीं मिलेगा, गाड़ी मालिक खुद देगा करोड़ों करोड़ों का मुआवजा। एमवी एक्ट, इस पे भी वीडियो डिजिटल ई बुक चैनल पर अपलोडेड है। 22वां है, लाइसेंस फेक फिर भी गाड़ी मालिक सेफ। जानिए सुप्रीम कोर्ट का नया नियम। 23वां है, एमवीए सेक्शन 150 न्यू रूल। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 150 क्या है। पे एंड रिकवर रूल 2026। 24वां अध्याय सर, एक्सीडेंट क्लेम गाइड 2026। बिना लाइसेंस या बिना इंश्योरेंस के क्लेम कैसे लें। अध्याय 25 है, एमएसीटी में बीमा कंपनी के 10 बड़े लीगल बचाव, जो उनके बचाव और उनके अचूक समाधान, मतलब जो रिटर्न स्टेटमेंट में लेके आती है अधिकतर बचाव, वही बचाव। 26 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम स्वर्ण सिंह 2004 का सिद्धांत क्या है। भुगतान करो और वसूलो। अक्सर अदालत आदेश करती है यदि डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रहती है तो बीमा कंपनी से कहती है कि आप मृतक या जो भी पीड़ित है उसको आप भुगतान करें और गाड़ी मालिक और ड्राइवर से आप वसूल करें। वही सिद्धांत इसमें बताया गया है। 27 में, परमिट रूट से अलग एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का नया नियम के नागेंद्र 2025 का लेटेस्ट जजमेंट है। इस पे वीडियो बेहतरीन बनाया है सर, आप देख सकते हैं। अध्याय 28 अध्याय 1 में शामिल है। एक्सीडेंट क्लेम का नया नियम क्या है, जानिए डार और फार सुप्रीम कोर्ट रूल। अध्याय 29 है, सड़क दुर्घटना दावा कैसे करें, मुआवजा कैसे क्लेम करें। जानिए कानूनी धारा सुप्रीम कोर्ट के नए नियम। अध्याय 30 में है, एक्सीडेंट क्लेम केस कहां फाइल करें। जानिए धारा 166(2) और सुप्रीम कोर्ट का नया नियम। अध्याय 31 में, बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाने पर कब अपराध नहीं होगा। जानिए धारा 199 की उपधारा 2 मोटर यान अधिनियम। वैसे तो हमेशा अपराध ही होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जो इस वीडियो में और डिजिटल ई बुक में मैंने बताई हैं। अध्याय 33 में, बाइक पर 3 सवारी या गलत सीट तो कितना चालान। सेक्शन 128, 177, 194 एमवीए का असली नियम। अध्याय नंबर 34 है सर, इसमें बाइक पर 3 या 4 सवारी होने पर भी मिलेगा पूरा क्लेम। एससी का बड़ा फैसला, मोहम्मद सिद्दीक केस 2020। अध्याय नंबर 35 है, इसमें एमएसीटी कोर्ट में मुख्य परीक्षण कैसे कराएं। 4 सवारी होने पर भी जीतेंगे केस, सुप्रीम कोर्ट रूल। अध्याय नंबर 35 है, एमएसीटी कोर्ट में बीमा कंपनी की जिरा क्रॉस कैसे फेल करें। बाइक एक्सीडेंट के 50 जरूरी प्रश्न। तो अध्याय नंबर 35, और यहाँ पर भी डबल से 35 लिखा गया है, मैं इसको 36 कर देता हूँ सर। तो ये जो 35 और 36 अध्याय, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सर,
क्योंकि एक में मुख्य परीक्षण बताया है मैंने अध्याय 35 में, और दूसरे में बीमा कंपनी की ओर से जो क्रॉस एग्जामिनेशन की जाएगी वो बताया है, और आज के वीडियो में गाड़ी मालिक और ड्राइवर की ओर से जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। ये जो डिजिटल ई बुक है इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 299 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। खरीदने के लिए दो लिंक दी गई है, एक वेबसाइट की है और एक गूगल ई बुक पार्टनर की है। आपको जहां से अच्छा लगे आप खरीद सकते हैं। जैसे ही आप भुगतान करेंगे, आपकी एक में मेरी वेबसाइट से तो आपकी ईमेल आईडी पर पीडीएफ का मैसेज आएगा डाउनलोड का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। यदि आप ई बुक पार्टनर पे खरीदते हैं तो वहां पर भी आपके मोबाइल में एंड्रॉइड फोन में वो गूगल का ऐप होता है ई बुक का, आप उस पर डाउनलोड करेंगे तो वो परमानेंट स्थायी रूप से डाउनलोड हो जाएगी। तो आज के वीडियो में सर आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।